गुलामी किसी की ठीक नहीं, आजादी कोई देगा नहीं। अगर इस वाक्य पर चर्चा किया जाए तो आप इस पर अगर गौर करें तो यह दुनिया के परिप्रेक्ष्य में या हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बाखूबी लागू होगा कि गुलामी कोई देगा नहीं, गुलामी किसी की ठीक नहीं और आजादी कोई तुम्हें देगा नहीं। अगर ये बात करें किसी भी दुनिया के देश में या हिंदुस्तान में देख लेंगे तो गुलामी ठीक नहीं, इसके लिए हर जगह आंदोलन चलते रहते हैं। आजादी कोई तुम्हें देगा नहीं, आजादी कोई खैरात में मिलने वाली चीज नहीं। आजादी प्राप्त करने के लिए आपको तन से, मन से, धन से, यहां तक कि आपको अपने शरीर और मानसिकता का भी समर्पण करना होता है और उस समर्पण को भी अगर सही दिशा में किया जाए तभी आपको आजादी प्राप्त हो सकती है। चाहे वो आर्थिक गुलामी हो, चाहे राजनीतिक, और चाहे मानसिक गुलामी हो, चाहे सामाजिक, इन सभी गुलामियों से आजाद होने का एक ही तरीका हिंदुस्तान में है और वो तरीका है कि आप भारतीय संविधान का बाखूबी अध्ययन करें। अगर भारतीय संविधान का अध्ययन आपको बाखूबी हो जाए तो आप हिंदुस्तान में एक आजाद परिंदे की तरह उड़ सकते हैं, स्वच्छ आकाश में, जैसी दुनिया चाहे वैसी। अन्यथा फिर आप क्या कर सकते हैं, कहीं आप आर्थिक गुलाम हैं, कहीं मानसिक गुलाम हैं, कहीं पर सामाजिक गुलाम है। उस गुलामी से आजादी पाने का एक ही तरीका है कि हिंदुस्तान के नागरिक भारतीय संविधान को केवल प्रदर्शन न बनाएं, उसका अध्ययन करें। अर्थात क्योंकि तीन बातें ये होती हैं कि भारतीय संविधान को खरीदना या उसकी पुस्तक खरीदना ये बहुत सारे लोगों के लिए आसान है और लोग ऐसा करते भी हैं। पढ़ना इससे कठिन है कि भारतीय संविधान को अगर आप पढ़ें तो पढ़ना खरीदने की अपेक्षा बहुत कठिन होता है। लेकिन खरीदने से भी काम नहीं चलता है, ना ही पढ़ने से काम चलता है। अगर आप भारतीय संविधान की एक अच्छी समझ रखते हैं तो उस समझ के साथ आपकी समस्याओं का समाधान होगा। वो संसद से सड़क तक लेकर के हो सकता है और इस समझ को विकसित करने के लिए हम लोग भारतीय संविधान पर एक वृहद परिचर्चा की क्लास शुरू करेंगे। इस खरीदने पर विश्वास न करके और इस पढ़ने पर विश्वास से अधिक इस बात पर विश्वास करें कि भारतीय संविधान को समझें। वो आप किसी जगह पर हों, एक प्रतियोगी छात्र हों, एक लायर हों, आप व्यवसायी हों, एक सामान्य जनमानस हों, संसद से सड़क तक आपका कहीं पर भी संघर्ष है तो उस संघर्ष में विजय आपको इसी तरीके से मिल सकती है, इसी रास्ते से मिल सकती है कि उस जीवंत दस्तावेज भारतीय संविधान का आप एक बाखूबी बेहतर समझ रखें और उसका सदुपयोग करें। भारतीय संविधान पर चर्चा परिचर्चा शुरू करते, कारण इस चर्चा का ये है वर्तमान होने वाली यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक की परीक्षाओं में अधिकांश जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सर्वप्रथम उन्हीं पर चर्चा की जाएगी, जिसमें से भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर सर्वाधिक चर्चा होती है। इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हम लोग भारतीय संविधान पर सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। कारण क्या है कि प्रतियोगी छात्र इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए विभिन्न पुस्तकों और विभिन्न नोट्स या कोचिंग संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री में ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं कि किसका अध्ययन किया जाए और किसका अध्ययन ना किया जाए। तो मेरा यह कहना है कि जब तक आप किसी सब्जेक्ट की समझ नहीं रखते हैं तब तक उस सब्जेक्ट के प्रश्नों को हल करना आसान नहीं होता। इसी केंद्र बिंदु को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के संबंध में एक बेहतर समझ के लिए हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। भारतीय संविधान जैसा कि विभिन्न सारी पुस्तकों में देखेंगे तो भारतीय संविधान निर्मित नहीं, एक प्रकार का विकसित संविधान है और इस भारतीय संविधान का विकास विभिन्न चरणों के माध्यम से हुआ है। अगर इन चरणों पर हम लोग चर्चा करें तो इन चरणों को मुख्यतः तीन बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है, जिसमें प्रथम चरण में यह माना जा सकता है कि 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर के भारतीय संविधान सभा के निर्माण 1946 के कैबिनेट मिशन तक का अध्ययन किया जा सकता है कि किस तरीके से एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करते हुए
इस संविधान का विकास किया गया। दूसरे चरण की बात करें तो भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर किया जाता है और ये जाकर के भारतीय संविधान के पूर्णतया निर्मित हो जाने अर्थात 26 नवंबर 1949 तक की कहानी तक चलता है। अगर 1949 तक में देखें तो भारतीय संविधान लगभग 3 वर्षों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ। इस संविधान पर अगर चर्चा करें तो यह संविधान भारत के संपूर्ण भू क्षेत्र में 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। अब भारतीय संविधान जब लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को, तो 1950 के बाद से देखें तो भारतीय संविधान किन स्थितियों और किन परिस्थितियों के आधार पर, जैसा कि पूर्व के समय अगर देखा जाए तो विभिन्न ब्रिटिश इतिहासकारों या लेखकों ने या राजनीतिक विदों ने यह घोषणाएं की थी कि भारतीय संविधान लोकतंत्र की स्थिति में नहीं है और यहां का लोकतंत्र बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। लेकिन भारतीय संविधान ने इस बात को पूरी तरीके से खारिज किया और भारतीय संविधान 7 दशकों में दुनिया का लोकतंत्र ही नहीं एक महान लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है और दुनिया के लिए एक नजीर पेश की गई है कि भारतीय संविधान में दी गई विविधताओं के आधार पर बहुत सारी जातिगत, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधता होने के बावजूद ये भारतीय संविधान अपने आप में एक सफल संविधान रहा और दूसरे देशों के संविधानों के लिए नजीर पेश किया। अगर इन 7 दशकों की कहानी देखें तो 2022 तक में हम देखेंगे कि 7 दशक जो पूर्ण हुए हैं, इन 7 दशकों में भारतीय संविधान की एक बाखूबी विशेषता है कि भारतीय संविधान में समयानुसार विभिन्न प्रकार से संशोधन करने की परिपाटी दी गई। कहा जाता है कि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखते हुए भारतीय संविधान में अमूलचूल परिवर्तन या उसमें विभिन्न तरीके से संशोधनों का प्रावधान किया गया है, बशर्ते कि वो संविधान में किए गए संशोधन उस लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की भूमिका में ही रहे हों, अन्यथा उनको सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने का भी प्रावधान है। भारत में अब तक देखा जाए तो विभिन्न सरकारों का शासन रहा और उनके समय में इस देश की जनता के हित में विभिन्न तरीके के संशोधन किए गए और उन संशोधनों को देखा जाए तो लगभग 1950 से लेकर के 2022 तक में लगभग 105 संशोधन हो चुके हैं और उन संशोधनों के माध्यम से उन भारतीय संविधान को बेहतर करने का ही प्रयास किया गया। प्रतियोगी छात्रों के समक्ष क्या समस्या आती है? प्रतियोगी छात्रों के समस्या यह है कि वो जिन पुस्तकों या जिन गाइडों का अध्ययन करते हैं या जिन पाठशालाओं में अध्ययन करते हैं, उन पाठशालाओं के लोग एक विशेष मकसद के साथ भारतीय संविधान की व्याख्या करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को भारतीय संविधान समझने में एक लंबा अरसा बीत जाता है या फिर उनके प्रश्न उस स्तर तक नहीं हो पाते कि उनका चयन आसानी से हो सके। इसी बात को ध्यान रखते हुए ऑनलाइन के माध्यम से, ताकि एक डिजिटल भारत जिस तरीके से जिस दौर में है कि लोगों तक एक बहुत बड़ी पहुंच हो सके, इसी के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि लोग कम संसाधनों में, कम पैसों में, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हुए भी अपने सपनों को साकार कर सके, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास का प्रोग्राम संचालित करने का कार्य किया है और इसको आगे आपको बृहद रूपों में बताया जाएगा कि किन किन परीक्षाओं में किन किन सब्जेक्टों की महत्ता होती है, उनसे कितने प्रश्न आते हैं और प्रश्नों का आकार, आधार और उनकी प्रकृति क्या होती है और बदलते परिप्रेक्ष्य में उनकी प्रकृति क्या हो सकती है। इस संबंध में आगे चर्चाएं करेंगे, बशर्ते आज भारतीय संविधान की एक झलक आपके समक्ष पेश की जाएगी। उस झलक में यह दिखाया जाएगा कि भारतीय संविधान के पीछे उसका इतिहास क्या है, उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या रही और 7 दशकों के अंदर उस संविधान ने अपने क्या आयाम गढ़े हैं। इस संबंध में अगर चर्चा करें तो हम 1757 से लेकर के जब 1946 तक का अध्ययन करेंगे तो यहां पर हम जो देखेंगे वो भारतीय संविधान के इतिहास के संबंध में एक कहानी होगी और यह कहानी बाखूबी चरण दर चरण चलती है। फिर उसके पश्चात जब हम देखेंगे 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949, तो इसको देखेंगे कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने अपनी दूरदर्शिता के बल पर एक ऐसे जीवंत दस्तावेज का निर्माण किया जो केवल भारत देश ही नहीं दुनिया के देशों के लिए एक नजीर के रूप में पेश किया है और भारत के लोकतांत्रिक समाज को देखते हुए भारत की उन विविधताओं को आज भी बरकरार रखा है और उनको बढ़ाने का काम किया।
26 जनवरी 1950 से देखेंगे कि भारतीय संविधान, जिसकी बात उसके संविधान के लागू होने के प्रारंभ से ही की जा रही थी कि भारतीय संविधान में बदलाव होने चाहिए, भारतीय संविधान इस तरीके का, भारतीय संविधान उस तरीके का है, क्योंकि आलोचना करना भी एक फैशन का काम है कि बहुत सारे लोगों को बेहतर चीजों में भी आलोचना ही दिखाई देती। तो ऐसा नहीं रहा कि भारतीय संविधान की आलोचना नहीं हुई, भारतीय संविधान की आलोचना विभिन्न तरीके से की गई है, लेकिन उस संविधान ने अपनी आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए और इस देश की जनता और इस देश के संचालकों ने उस संविधान को बाखूबी, उस संविधान का सम्मान करते हुए इस देश को नई ऊंचाइयां हासिल करने में किस तरीके से योगदान दिया है, उस योगदान की परिपाटी हम इन 70 दशकों के माध्यम से देखेंगे। प्रतियोगी जब छात्र अध्ययन करना शुरू करते हैं तो मैक्सिमम पुस्तकें क्या करती हैं, उनकी एक कहानी होती है कि वो शुरुआत ही ऐसी जगह से करती हैं कि बच्चों के लिए कंफ्यूजन बना रहता है। उसका कारण क्या होता है कि पुस्तकें अपने अपने आधार बिंदु को लेकर के ही स्पष्ट नहीं हो पाती। जैसे कुछ पुस्तकें क्या करती हैं, 1757 के प्लासी के युद्ध से शुरू करती हैं और आगे चल करके क्या करती हैं कि 26 जनवरी 1950 जैसे ही भारतीय संविधान लागू होता है वैसे विरामावस्था में आ जाती। कुछ पुस्तकें क्या करती हैं, इससे भी आगे 1946 के भारतीय संविधान सभा के निर्माण से कार्य करना शुरू करती हैं, उससे अपनी लेखन की शुरुआत करती हैं और फिर वो आकर के 26 जनवरी 1950 तक मैक्सिमम विराम ले लेती। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्रों का जो दौर चलता है वो इससे आगे भी चलता है और आगे भी चलता रहेगा। और अगर हम समसामयिक घटनाओं के आधार पर संविधान को समझने का प्रयास नहीं करते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र की परीक्षा दे रहा हूं, यूपीएससी से लेकर के ग्रुप डी तक, या छोटे छोटे एग्जामों के लिए जो परीक्षाएं दे रहे हैं, या एकेडमिक स्तर पर जब हम भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे होते हैं तो वहां हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न होती। उन समस्याओं के संपूर्ण समाधान के लिए आज भारतीय संविधान का एक प्रारूप या खाका आपके समक्ष पेश किया जाएगा और उस खाके पर हो सकता आगे 20-25 क्लासों में आपको एक कंप्लीट कोर्स के तहत पूरे अध्ययन और उसके समझाने का कार्य किया जाएगा। इसी के तहत हम लोग इन तीनों चरणों पर बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान प्रथम चरण में क्या अध्ययन किया जाना चाहिए और किस प्रकार से अध्ययन किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान का यह संवैधानिक इतिहास की अगर हम चर्चा करें तो संवैधानिक इतिहास पर चर्चा करते हुए हम ये बात कर सकते हैं कि जब पहली बार 1757 में प्लासी की लड़ाई हो रही है, इस प्लासी के युद्ध में क्या हो रहा है, अंग्रेजों ने विश्वासघात, छल और बल के आधार पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और उसके पश्चात उस समय के एक धनी मानी राज्य बंगाल पर कब्जा किया और वहीं से अपने शासन का संचालन शुरू किया। जैसा कि आप पढ़ेंगे, भारत में अंग्रेजों ने अपनी 3 प्रेसिडेंसियां बना रखी थी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, एक बंबई प्रेसिडेंसी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो धन बल के मामले में सक्षम थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी थी और अंग्रेजों ने उस पर 1757 में कब्जा कर लिया। और उस कब्जे के साथ कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई। और इस ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पर अगर हम देखें, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई और इस साम्राज्य की नींव के साथ ही देखें तो कुछ समय पश्चात ये होता है 1764 में बक्सर का युद्ध पुनः होता है अंग्रेजों और भारतीय शक्तियों के मध्य, जिसमें से 3 भारतीय शक्तियां रहती हैं और एक तरफ अंग्रेजों की सैन्य शक्ति रही। अंग्रेजों में देखें तो अंग्रेजों में इस युद्ध में नेतृत्व करता जो था वो हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना जो लड़ रही थी उसके विरोध में बंगाल के नवाब, जिसे अंग्रेजों द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था, मीर कासिम था। उसकी सहायता के लिए आए अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे। और उस समय के तत्कालीन मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। अंग्रेजों ने इस युद्ध में अपनी वीरता और अपनी कूटनीति के आधार पर इन तीनों शक्तियों को पराजित किया और इन तीनों शक्तियों के पराजित होने के पश्चात यह माना जाता है
कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का मकान तैयार हो गया। और जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का मकान तैयार हो गया, इस ब्रिटिश साम्राज्य के मकान के साथ ही देखते हैं 1765 में इलाहाबाद की 2 संधियां की जाती और इन इलाहाबाद की 2 संधियों के माध्यम से अंग्रेजों ने अपने आप को आर्थिक रूप से भी संपन्न किया, सैन्य शक्ति के मामले में भी संपन्न किया और उनकी संपन्नता के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय भारत में शासन कर रही थी, उसके अंदर उसके जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनके द्वारा ही उस कंपनी के साथ और भारतीयों के साथ जिस लूट घसूट की शुरुआत हुई, उस लूट घसूट का परिणाम हुआ कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज या ब्रिटिश संसद से कुछ आर्थिक सहयोग की मांग की तो ब्रिटिश सरकार ने 2 समितियां गठित कर दी, एक प्रवर समिति और एक गुप्त समिति। और प्रवर समिति और गुप्त समिति की जो सिफारिशें गई, उनके आधार पर ब्रिटिश संसद को यह पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी की समस्या उसका भ्रष्टाचार है, ना कि उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति। उसने इसी समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम एक एक्ट पारित किया, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और इस एक्ट के द्वारा कुछ विशेष प्रावधान किए जाते हैं जिन पर चर्चा हम लोग जब इस पर बृहद लेखन करेंगे तो संविधान के इतिहास पर लगभग 3 घंटे की क्लास पे हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी आपको बहुत संक्षिप्त में हम बताना चाह रहे हैं कि उसका फ्रेम कैसे तैयार हो। जिन समस्याओं का समाधान इस एक्ट के नहीं आधार पर नहीं हो पाया, उनके समाधान के लिए ब्रिटिश संसद ने पुनः एक एक्ट पारित किया, 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भी कई सारे संशोधन या प्रावधान किए गए। तत्पश्चात फिर ब्रिटिश संसद के द्वारा 4 चार्टर एक्ट पारित किए जाते हैं और ये चार्टर एक्ट 20-20 वर्षों के अंतराल पर पारित किए गए। इन चार्टर एक्टों के द्वारा देखेंगे तो लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय शासन पर शिकंजा कसने का प्रयास किया गया। जैसे 1793 का चार्टर एक्ट, पहला चार्टर एक्ट आता है। इसके पश्चात एक दूसरा चार्टर एक्ट पारित होता है 1813 का, तीसरा चार्टर एक्ट 1833 का और चौथा चार्टर एक्ट 1853 का पास होता है। इन एक्टों के पश्चात एक विशेष परिस्थिति जन्म लेती है कि जब 1757 के प्लासी के युद्ध से जो शासन शुरू हुआ था भारत में अंग्रेजों का, उसको चुनौती देने का कार्य पहली बार एक बृहद स्तर पर 1857 में हुआ। मतलब उस 100 वर्षों में जो अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से लूट घसूट, चालाकी, धूर्तता का परिचय दिया था, उसका पहली बार भारतीय जनता ने विरोध किया था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में, जिसे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या किया ब्रिटिश संसद ने या ब्रिटिश सरकार ने बड़ी ही चालाकीपूर्ण तरीके से अपना सारा दोषारोपण ईस्ट इंडिया कंपनी पर मढ़ दिया और शासन सत्ता की बागडोर ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चली गई। और इसको हासिल करने के लिए एक दावे के रूप में उसने एक एक्ट पारित किया जिसे बेटर गवर्नमेंट एक्ट फॉर इंडिया कहते हैं, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। और इस भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से क्या किया, ब्रिटेन सरकार ने बड़ी ही चालाकी से अपने सारे दोषारोपण ईस्ट इंडिया कंपनी पर मढ़ दिए और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त घोषित कर दिया। इसके पश्चात उसने जिस गवर्नर जनरल के द्वारा इस हिंदुस्तान को गवर्न किया जाता था, उस हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल को अपना प्रतिनिधि बना दिया और उसके नाम में केवल परिवर्तन किया, उसे भारतीय वायसराय के रूप में संबोधित कर दिया। इस 1858 के पूर्व तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा और इसके पश्चात, इसके लागू आ जाने के पश्चात एक क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है आपके यहां, ताज शासन या ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश सम्राट का शासन कब से भारत में शुरू हुआ? तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम से। इसके पश्चात भी ब्रिटेन संसद को समय समय पर कई सारे कानून पास करने पड़े और उन कानूनों की लिस्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम या कह लें अंतिम रूप से 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक जाती है। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
1861 का भारतीय अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया, जिसे एक स्पेशल नाम 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम का एक विशेष नाम दिया जाता है, जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 इंडियन काउंसिल एक्ट या भारतीय परिषद अधिनियम पारित किए गए और इनके आधार पर भी भारत में समय समय पर प्रावधान किए गए। इसके पश्चात 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य नाम से पूछा जाता है, जिसे मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, जिसे 1935 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। और आज के भी भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो आधार है, सबसे बड़ा जो स्रोत है, वो 1935 का भारत शासन अधिनियम। और अगर इसके बाद हम देखें तो एक ब्रिटिश संसद द्वारा एक कानून पास किया जाता है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया या पास किया गया। इस एक्ट को कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेटों की स्थापना की गई। जब आप भारत के संवैधानिक इतिहास की परिचर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे, तो मैंने तो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर बता दिया है कि इसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की जाएगी और उसी के आधार पर देखते हुए चलते चलेंगे कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से परीक्षाओं में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 4 चार्टर एक्ट है और चारों चार्टर एक्ट की विशेषता यह है कि सब में एक दूसरे में 20 प्लस करते चले जाएंगे और आपको मिल जाएगा। 1793 20 1813, 1820 1833 और 1820 1853 आ जाएगा। और इन चार्टर एक्टों के माध्यम से भी ब्रिटेन सरकार ने समय समय पर कुछ कानूनों का प्रावधान भारतीय शासन के संबंध में किया। फिर देखेंगे 1858 में भारत सरकार अधिनियम एक विशेष परिस्थिति या विशेष घटना के कारण आ रहा है, जिसे 1857 का संग्राम कहते हैं। और उस संग्राम को शांत करने और भारतीय जनता को अपने पक्ष में करने के लिए ब्रिटिश संसद ने बड़ी ही चालाकी के साथ 1858 का भारत सरकार अधिनियम पास किया था और अपना सारा दोषारोपण ईस्ट इंडिया कंपनी पर मढ़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया और शासन की प्रत्यक्ष रूप से बागडोर अपने हाथों में ले ली। तत्पश्चात हम देखेंगे 1861, 1892 और 1909 के 3 भारतीय परिषद अधिनियम आते हैं, जिन्हें इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इन काउंसिल एक्टों में 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम का दूसरा भी नाम है, जो तत्कालीन भारतीय वायसराय और भारत के सचिव के नाम पर रखा गया, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है और इसका भी नाम उस समय के तत्कालीन भारतीय वायसराय और भारत सचिव मांटेगू और चेम्सफोर्ड के नाम से रखा गया, इसलिए इसे मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। भारत के 1919 के शासन के पश्चात कुछ गतिविधियां ब्रिटिश सरकार द्वारा और कुछ भारतीय गतिविधियों को देखते हुए एक बृहद विशद लेखा जोखा पारित किया गया, जिसे 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद द्वारा पेश किया गया, जिसे 1935 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वर्तमान भारतीय संविधान के लगभग 70% अनुच्छेद, या कहा जा सकता है कि 200 अनुच्छेद आज भी भारतीय संविधान में समाहित हैं। इसलिए भारतीय संविधान का अगर सबसे बड़ा कोई स्रोत है तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम। फिर तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जब ब्रिटेन सरकार को लगा और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश पारित हुआ या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह कहा गया कि जिस देश ने भी दूसरे देशों पर अपनी कॉलोनियां बना रखी, अपने उपनिवेश बना रखे, उनको आजाद करना होगा। उस परिपाटी को वैश्विक और भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा 4 अगस्त 1947 को एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। और इसी के आधार पर भारत के 2 डोमिनियन स्टेट, एक भारत और एक पाकिस्तान का निर्माण किया गया। इस कहानी को भारत के प्रागैतिहासिक इतिहास के रूप में आप अध्ययन करेंगे। इस पर हम बृहद चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।